गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन हाथ फिर भी दोनों खाली के खाली। बहन ने आत्महत्या कर ली। उन्हें पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें मिलता है आशु। ₹35 लाख की फिरौती, बेटे की गुमशुदगी, लाचार और बेबस पिता, लाचार से कई ज्यादा मजबूर। पुलिस की तरफ से वही मायूस करने वाला पुराना रवैया, नेताजी की रैलियां और कुछ चुनावी व्यवस्थाएं, वीवीआईपी लोगों की जी हजूरी। एक पुरानी रंजिश, 3 खत और एक शीशम का पेड़। लेकिन सवाल सिर्फ एक, पुलिस अगर ये कह दे कि अब आप ही जिम्मेदार हैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए और आप ही जिम्मेदार हैं जो कुछ भी आगे होता है उसके लिए, तो आप करेंगे क्या? ये सवाल आपके और मेरे जहन में घूमता रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। पुलिस समाज का एक ऐसा तबका जिसे देखकर आपको और मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन सवाल है क्या वाकई? अब कई बार हमारे देश में पुलिस ऐसी जगहों पे उलझ जाती है जहां उन्हें नहीं उलझना चाहिए। अब ऐसे में होता यह है कि पुलिस की जो जिम्मेदारी होती हैं, जो पुलिस का बेसिक लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, उस पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू क्या? जब भी हमारे देश में कोई वीवीआईपी आदमी आया हुआ होता है, कोई चुनावी रैली होती है, या फिर यूं कह लें कि अगर कोई क्रिकेट का मैच भी है, तो इन सारी जगहों पे इन पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। अब ऐसे में कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई तफ्तीश जारी है, उन चीज़ों पे एक बहुत गहरा असर तो पड़ता ही है, लेकिन कई बार देखा गया है कि उनके तथ्यों में कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है। अब आज का जो केस है वो पुलिस की इसी व्यवस्था के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक पिता जिसका एक 9 साल का बेटा गायब है, वो पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ रहा है, पुलिस स्टेशन के आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन आखिरी में उसे मिलता क्या है? निराशा और मायूसी। ये कहानी एक ऐसे ही पिता के बारे में, एक ऐसे ही बाप के बारे में जो पुलिस से मायूस हो गया, पुलिस से परेशान हुआ, प्रशासन से जब आखिर में उसे कोई उम्मीद नहीं मिली तो अपने बेटे को ढूंढने की जिम्मेदारी उसे खुद उठानी पड़ी। तो एक कहानी जो आपके और मेरे दिल को झंझोड़ कर रख देगी, और एक पिता की दर्दनाक यात्रा की कहानी की सरजमी है आगरा। इसी आगरा के इरादत नगर इलाके में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था गब्बर सिंह। गब्बर सिंह एक बिजनेसमैन, अपनी खुद की दुकान, आसपास के इलाके में ठीक ठाक रुतबा, ठीक ठाक पैसे, कुल मिलाकर एक कुशल परिवार। लेकिन 23 जनवरी 2022 को उनका इकलौता बेटा जिसका नाम है कुलदीप घर से खेलने के लिए जाता है, लेकिन देर रात वापस लौट कर नहीं आता। अब कुलदीप की माँ को लगता है कि कुछ देर में वापस आ जाएगा, लेकिन देखते ही देखते 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। वो अपने पति गब्बर सिंह को फ़ोन लगा के इत्तला करती हैं। गब्बर सिंह उधर बदहवास हालत में अपनी दुकान बंद करके अपने घर पे पहुंचते हैं। घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि कुलदीप शाम से घर वापस नहीं आया। गब्बर सिंह उसी रात उस मैदान में जाते हैं, आसपास के इलाके में छानबीन करते हैं, कुलदीप के कुछ स्कूल के लोगों से, स्कूल के दोस्तों से, और जो लोकल में कोई रिश्तेदार रहते थे उन लोगों से फ़ोन पे पूछते हैं कि कहीं कुलदीप उनके घर तो नहीं चला गया। अब इसी जद्दोजहद में पूरी रात बीत जाती है। अब ये बात आसपास के लोगों को, कुछ रिश्तेदारों को मालूम हो चुकी है कि गब्बर सिंह का बेटा कुलदीप रात भर से घर वापस नहीं आया। तो वो गब्बर सिंह के घर पहुंचते हैं और सलाह देते हैं कि अब हमें और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और पुलिस में एक रिपोर्ट लिखानी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से कुलदीप को ढूंढेगी तो इस बात की ज़्यादा गुंजाइश है कि कुलदीप जल्दी ही मिल जाएगा और यहाँ से और वक्त ज़ाया करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा। माँ बाप के हलक से निवाला नहीं उतर रहा, उतरे भी कैसे? उनका एक 9 साल का इकलौता बेटा गायब है, रात भर से घर वापस नहीं आया। बहरहाल 24 जनवरी की सुबह
इरादत नगर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई जाती है गुमशुदगी की। पुलिस का वही बेसिक सवाल जवाब कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई लेना देना। लेकिन गब्बर सिंह सीधे साधे आदमी थे, मना कर देते हैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं और किसी से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे में पुलिस की टीम हरकत में आती है और पहुंचती है उसी मैदान पे जहां पे कुलदीप आखिरी बार खेलने गया था। पुलिस वहां पहुंची, आसपास के लोगों से बातचीत करी, कुछ लोगों से पूछताछ करी, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ और 2-2.5 घंटे की तफ्तीश के बाद पुलिस वापस आ जाती है। अब लेकिन ऐसे में किडनैपिंग का एक ऐसा केस जो माँ बाप को पता है, पुलिस वालों को पता है और सभी पड़ोसियों को पता है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे किडनैप होने वाले की जान पे खतरा बढ़ता जाता है। इधर पुलिस कह रही है कि तफ्तीश जारी है, लेकिन हाथ फिर भी दोनों खाली के खाली। अब इसी दौरान आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौसम आ जाता है। चुनाव कुछ 7-8 सत्र में होने थे, 7-8 फेज में होने थे। तो आगरा पुलिस को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि अब जो चुनाव हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के तहत, अब आप लोग उसमें रैली में, चुनाव में, पोलिंग बूथ में और 144 धारा को इम्प्लीमेंटेशन में अपना ध्यान दें। तो जो पुलिस एक 9 साल के बच्चे को ढूंढने के लिए जिम्मेदार थी, अब वही पुलिस उस केस को बैकफुट पे डाल के अपना पूरा ध्यान डाइवर्ट कर देती है चुनाव की बाकी सारी प्रतिक्रियाओं पे। अब ऐसे में ये बात पता चलती है गब्बर सिंह को और उनके कुछ साथियों को। वो गुस्सा करते हैं, हताश होते हैं, लेकिन आज तक पुलिस का और प्रशासन का कौन क्या बिगाड़ सका है। अब वो ये तक कह देते हैं कि इस बार हम लोग वोट नहीं डालेंगे और ये जो चुनाव है उसका हम बॉयकॉट करेंगे। बात लोकल एमएलए तक पहुंचती है, लोकल पॉलिटिशियंस तक पहुंचती है, मान मनव्वल होता है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं, नेताओं के वादे पाव भर से भी आधे। धीरे धीरे इधर वक्त भी बीत रहा है और देखते ही देखते 8 से 10 दिन बीत जाते हैं। गब्बर सिंह पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पुलिस स्टेशन के आगे पीछे घूम रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़, हताशा, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब ऐसे में गब्बर सिंह को मजबूर होकर ये फैसला लेना पड़ता है कि पुलिस उनकी मदद कर नहीं रही है, तो अब अपने बेटे को वो खुद ढूंढेंगे। अब अपने कुछ पड़ोसियों के साथ बैठते हैं, मान मनव्वल करते हैं और उनसे कहते हैं कि पुलिस कुछ करेगी नहीं, आप लोग हमारी मदद करिए, आप हमारी कुलदीप को ढूंढने में थोड़ी सी मदद करें। पड़ोसी, साथी, कुछ दोस्त अच्छे लोग थे, मदद करने को राज़ी हो जाते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ की जाती है वो क्या कि कुलदीप का एक पोस्टर छपवाया जाता है। उस पोस्टर में कुलदीप की कुछ तस्वीरें, बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, उम्र 9 साल, गायब हुआ था 23 जनवरी को जब मैदान में खेलने गया और उसके बाद कभी भी घर लौटकर वापस नहीं आया। बहरहाल पोस्टर छपने जाता है, पोस्टर छपकर वापस आता है तो ध्यान देने वाली बात क्या, वो बात ये कि पोस्टर में एक लाइन छपी हुई है, वो ये कि जो कोई भी कुलदीप के बारे में जानकारी देगा, जो कोई भी कुलदीप के बारे में कोई इल्म देगा, उस आदमी को 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। पोस्टर छपकर आया, पोस्टर यहाँ वहाँ पे लगाया जाता है, उस मैदान पे, कुलदीप के स्कूल में और ख़ासकर के सोशल मीडिया पर। अब एक बाप इस पोस्टर के ज़रिए ये इंतज़ार कर रहा है कि कोई ना कोई सामने से कांटेक्ट करेगा, कोई ना कोई सामने से कुलदीप के बारे में कोई जानकारी देगा। अब ऐसे में होता क्या है, पहला दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है और देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक, तारीख 5 फरवरी को गब्बर सिंह के घर के आंगन में उन्हें एक मुड़ा तोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा मिलता है। कागज़ का टुकड़ा खोलते हैं तो वो फिरौती का पहला खत, कुलदीप के गायब होने के ठीक 13 दिन के बाद। क्योंकि इससे पहले पुलिस भी यही कह रही थी कि अगर किसी ने आपके बेटे को उठाया है, किसी ने आपके बेटे का किडनैप किया है तो कोई रैंसम की मांग करता, कोई फिरौती की मांग करता। अब गब्बर सिंह भी इसी बात से परेशान थे। लेकिन अचानक 5 फरवरी को फिरौती का पहला खत। अब गब्बर सिंह खत खोलते हैं तो खत में क्या लिखा है
कि अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो 35 लाख रुपए यानी 35 लाख रुपीस का इंतज़ाम कर लें और शहर से कुछ दूर एक पेट्रोल पंप और उससे आगे जाके एक शीशम का पेड़, वहाँ पे ये 35 लाख रुपए एक बैग के अंदर डालें और उस शीशम के पेड़ पे जाके लटका दें और वहाँ से वापस चले जाएं। आपको आपका बेटा कुलदीप वापस मिल जाएगा। अब गब्बर सिंह ये बात अपने कुछ पड़ोसियों से, अपने कुछ साथियों से जिक्र करते हैं, बात करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 35 लाख रुपए एक बड़ी रकम, और ये पैसे उनके पास थे नहीं अगर असल में कहा जाए तो। अब गब्बर सिंह जब ये बात बोलते हैं तो पड़ोसी और रिश्तेदार भी कहते हैं कि अगर हम भी इसमें कुछ हिस्सा डाल दें तो भी इतनी जल्दी 35 लाख रुपए की व्यवस्था हो नहीं पाएगी। अब बात करते करते गब्बर सिंह के मन में एक ख्याल आता है। वो ख्याल क्या कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लालची व्यक्ति ने वो पोस्टर देखकर जिसमें 5 लाख रुपए के इनाम देने की बात थी, उसने ये खत पहुंचाया हो। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि हम वहाँ पे पैसे टांग कर आएँ, पैसे भी गए और बच्चा भी घर वापस नहीं आया। गब्बर सिंह की ये बात सभी लोगों को सही लगती है। अब करें तो करें क्या, मसला वहीं का वहीं अटक जाता है, क्योंकि खत पे ना कोई एड्रेस है ना कोई कांटेक्ट नंबर है। अब ऐसे में गब्बर सिंह मजबूर हो जाते हैं एक और बार इंतज़ार करने के लिए। बहरहाल एक दिन और बीतता है, 2 दिन और बीतते हैं, 3 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं। अब आती है 9 फरवरी की सुबह और गब्बर सिंह क्या देखते हैं कि उनके घर के आंगन में पहले ही खत की तरह एक और दफ़ा दूसरा खत। अब पहले तो वो चौंकते हैं क्योंकि उन्होंने निगरानी रखी थी कि अगर कोई भी ये खत फेंक रहा है तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकें, लेकिन बहरहाल अब खत आता है। अब खत को खोलते हैं तो खत में लिखा क्या है कि 35 लाख रुपए, हमें मालूम है तुम्हारे पास ये 35 लाख रुपए हैं नहीं, तो हम अपनी ओर से 10 लाख रुपए कम किए देते हैं। अब फिरौती की रकम होगी 25 लाख। और इस बार खत के साथ एक और चीज़ आई। वो क्या, एक पोटली को खोलते हैं तो उसमें निकलती है सर्दी की टोपी। ये वही सर्दी की टोपी जो कुलदीप 23 जनवरी को शाम को जब खेलने गया था तो पहन कर गया था। एक और बात कि इससे ज़्यादा पैसे कम होंगे नहीं, तो अब आप और वक्त ज़ाया ना करें, ये पैसे उसी जगह पर, उसी पेड़ पर एक बैग में डाल के टांग कर वापस आ जाएं, कुलदीप आपको मिल जाएगा। अब लेकिन गब्बर सिंह फिर एक बार अपने साथियों से जिक्र करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि दूसरा खत आया, उसमें फिरौती की रकम 25 लाख रुपए कर दी गई। लेकिन इस वक्त गब्बर सिंह के चेहरे पे थोड़ी सी हताशा, क्योंकि सबूत के तौर पे किडनैपर्स ने कुलदीप की टोपी भी भेजी। अब जब टोपी आई, खत आया, तो एक तरीके से साफ हो गया कि जो भी ये खत पहुंचा रहा है उसके पास कुलदीप है, क्योंकि इस बार पुख्ता सबूत भी था। अब ऐसे में गब्बर सिंह जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम लोग 25 लाख रुपए देकर कुलदीप को वापस लेकर आएंगे। अब लेकिन कुछ समय बीतता है तो कुलदीप के चाचा, मतलब गब्बर सिंह के भाई, वो गब्बर सिंह को बगल में ले जाके उन्हें एक बात भी कहते हैं कि पहला खत आया था 5 फरवरी को, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते और खत आता है अब 9 फरवरी को। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली, इन 4 रोज़ों में, इन 4 दिनों में हमने अपने खास साथियों के अलावा किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारे पास 35 लाख रुपए हैं नहीं और हम ये पैसे नहीं दे सकते। और हम इस चीज़ के भी इंतज़ार में हैं कि किडनैपर कुलदीप का कोई सबूत भेजेगा। अब ये बात गब्बर सिंह को सही लगती है, लेकिन बड़ी मुश्किल, करें तो करें क्या, क्योंकि जिन लोगों के साथ मिलके अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं वही लोग अगर कुलदीप के किडनैपर हैं, उनमें से कोई किडनैपर के साथ मिला हुआ है, तो कुलदीप एक तरीके से कभी भी घर वापस नहीं आ पाएगा। गब्बर सिंह अब इस बात पे पहुंचते हैं कि वो अपनी दुकान गिरवी रख देंगे। अब जब ये बात हुई तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, बेटा ज़रूरी है, दुकान फिर से बनाई जा सकती है। अब ऐसे में गब्बर सिंह जब दुकान गिरवी रखने की बात करते हैं तो एक दिन और बीतता है और आता है 11 फरवरी।
11 फरवरी को तीसरा खत। अब ये खत सबसे मुख्यतः बात कि अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से और उन लोगों से जिसके साथ मिलके वो कुलदीप को ढूंढ रहे हैं उनसे जिक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरे खत में सिर्फ ये लिखा है कि अब आप ये 25 लाख रुपए बताए गए समय पे, बताई गई तारीख पे उस शीशम के पेड़ पे टांग कर आए, नहीं तो हम कुलदीप को मार डालेंगे। सिर्फ गब्बर सिंह और उनके एक भाई, इसके अलावा आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। मगर अब गब्बर सिंह अपने भाई के साथ ये बात करते हैं कि कुलदीप को तो ढूंढना है, तो एक काम करते हैं, तीनों खतों को खोलते हैं, तीनों खतों को बारीकी से पढ़ा जाता है। अब एक बात पता चलती है, पहले खत में 35 लाख रुपए मांगे गए, दूसरे खत में फिरौती की रकम 35 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई और साथ में वो टोपी भी भेजी गई सबूत के तौर पे। अब ऐसे में तीसरा खत खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज़ लिखी है। अब लेकिन पहले खत में कुछ बदला, दूसरे में कुछ बदला, तीसरे में कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो सिर्फ एक चीज़, वो गांव, वो पेट्रोल पंप और उसके आगे जाके वो शीशम का पेड़। अब गब्बर सिंह अपने भाई के साथ इस फैसले पे पहुंचते हैं कि पैसे देने से पहले एक बार उस शीशम के पेड़ को चल के देख लिया जाए। गब्बर सिंह और उनके भाई उस गांव में पहुंचते हैं। उस गांव का नाम सरहंदी, उसमें ही एक पेट्रोल पंप और उससे कुछ पगडंडियों में अंदर जाकर एक शीशम का पेड़। शीशम के पेड़ की खासियत क्या कि घने भयानक जंगल में, और वहाँ पे अगर कोई आपको छुप कर देखना चाहे तो वो आपको देख सकता है, लेकिन आप उसे नहीं देख पाएंगे। अब गब्बर सिंह के मन में ख्याल आता है कि अगर किसी भी आस पड़ोस के आदमी ने किडनैप किया होगा तो वो इतने दूर पैसे कभी नहीं बुलाएगा। बहरहाल गब्बर सिंह और उनके भाई दोनों एक साथ थे, तो जाने से पहले उनके मन में एक ख्याल आता है, क्योंकि पिक्चरें बहुत देखी हैं, सीरियल बहुत देखे हैं। वो ख्याल क्या कि जिसने भी कुलदीप को किडनैप किया है या जिन लोगों के पास में कुलदीप है वो इस जगह से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। अब जब उस गांव से निकलते हैं तो एक दुकान पे कुछ पूछताछ कर रहे हैं कि यहाँ के लोग किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, सरहंदी गांव के लोगों का गांव में या शहर में आना जाना। एक दुकान पे पूछते हैं, दूसरी पे पूछते हैं, ऐसे कई दुकानें हो जाती हैं। अब एक बाप 25 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए जाते हुए एक आखिरी दुकान पे रुकता है, पूछता है कि यहाँ पे गांव में किसी का इरादत नगर के किसी व्यक्ति से लेना देना। अब ये सारी चीज़ें अपनी पहचान छुपा के कर रहे हैं। कोरोना का काल था, सबके चेहरों पे मास्क ढका हुआ। भाई भी, गब्बर सिंह भी अपनी पहचान छुपा के ये सारी बातें पूछ रहे हैं। कोशिश कामयाबी में बदलती है और एक गांव का शख्स गब्बर सिंह को और उनके भाई को बताता है कि हाँ, यहाँ एक लड़का रहता है जिसका नाम है आशू। अब आशू का कोई दोस्त पहले इरादत नगर में रहा करता था, तो आशू का आना जाना बहुत था। बहरहाल अब कुछ दिनों से यहाँ पर ही रह रहा है। गब्बर सिंह जो हताश थे, मायूस थे, उनकी आंखें एकदम से चौंधिया उठती हैं। अपने भाई की तरफ देखते हैं तो जो पहली बात मन में आई वो ये कि आशू के घर पे चला जाए, लेकिन उससे पहले उसी आदमी से ये पूछते हैं कि आशू का पेशा क्या। तो वो बताता है आशू एक टैक्सी ड्राइवर, अपनी टैक्सी किराए पे देता भी है और चलाता भी है। अब गब्बर सिंह अपने भाई के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं जहां आशू रहा करता था। अब आशू से भी अपनी पहचान छुपा के बात कर रहे हैं और आशू से कहते हैं कि उन्हें एक टैक्सी चाहिए, लेकिन इधर आशू घबराया हुआ उनसे कह देता है कि यहाँ पे कोई टैक्सी वैक्सी नहीं है, आप लोग फटाफट यहाँ से जाइए और आगे बस स्टैंड से टैक्सी ले लें। गब्बर सिंह वहाँ से चले जाते हैं अपने भाई के साथ, लेकिन उनको आशू के हाव भाव में बदलाव दिख जाता है। एक दूसरे रास्ते से आशू के घर के पीछे जाके अब आशू को देख रहे हैं, लेकिन आशू इन्हें नहीं देख सकता। आशू किसी के साथ लगातार फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, फ़ोन मिलता नहीं है, लेकिन अचानक फ़ोन मिल जाता है। अब फ़ोन मिलता है तो कह रहा है कि यहाँ पे कोई लोग आए थे, टैक्सी मांग रहे थे, मैंने उन्हें टैक्सी भी नहीं दी और कुछ बताया भी नहीं। अब ये बात गब्बर सिंह पकड़ लेते हैं कि मैंने कुछ बताया नहीं। गब्बर सिंह और उनके भाई, उनके सामने एक ऐसा शख्स जिसके पास या जिसका कोई ना कोई लिंक ज़रूर है कुलदीप के गायब होने से, लेकिन इसके आगे अब लॉ एंड ऑर्डर दोनों कुछ कर नहीं सकते। अब इसी रात इत्तेफाक देखिए, पैसे जिस दिन देने थे उसकी पहली वाली रात में, जहाँ पर
उन्हें पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्हें मिलता है आशु। अब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस वालों से हाथ पैर जोड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आपने तो कुछ किया नहीं। हम कैसे कैसे तफ्तीश करके हमारे पास पहला खत आया, दूसरा खत आया, तीसरा खत आया, उसके बाद हम एक लड़के तक पहुँचे हैं जिसका नाम है आशु। पुलिस भी ये सोचती है कि एक बाप जो इतनी मेहनत कर रहा है, एक बाप ऐसी परिस्थिति में पुलिस स्टेशन में आता है कि एक आखिरी उम्मीद 25 लाख रुपए देने से पहले, तो पुलिस वाले जाते हैं और आशु को धर दबोचते हैं। अब आशु पहले तो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आशु को लाया जाता है इरादत नगर पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस वाले आशु से एक बार फिर से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन आशु कुछ बताता नहीं है। लेकिन अब आप जानते हैं पुलिस जब 4 लठ बजाती है तो गूंगे भी बोलते हैं। तो आशु में जैसे ही लठ पड़े, पुलिस ने सख्ती की तो आशु टूट जाता है। और अब आशु ये बताता है कि उसका जो दोस्त जिससे मिलने वो इरादत नगर आया करता था, उसका नाम मुकेश और उसका एक दोस्त कन्हैया, इन तीनों ने मिलके कुलदीप को 23 तारीख को मैदान से उठाया, कुछ दूर लेकर गए और गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस आशु के बयान पे मुकेश को और कन्हैया को उठाकर लाती है। अब तीनों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि इनका केवल मंसूबा ये था कि इन्हें गब्बर सिंह का कुछ नुकसान करना था और अपना बदला लेना था। अब इस तरह कुलदीप के किडनैप का केस सुलझ जाता है, लेकिन एक दुखद अंत के साथ। लेकिन सवाल सिर्फ एक कि इन्हें ये सारी बातें बता कौन रहा था। तो मालूम होता है कि कन्हैया गब्बर सिंह के घर के बिल्कुल बगल में रहता था और कन्हैया के घर के छत से एक रोशनदान गब्बर सिंह के घर में खुला करता था और वहीं से ये तीनों रजामंदी के बाद खत में क्या लिखना है उसी रोशनदान से फेंकते थे। पहली दिन इन्होंने खत पहुंचाया, दूसरे बार इन्होंने खत के साथ एक सबूत पहुंचाया, वो टोपी, और फिर तीसरा खत पहुंचाया। हालांकि इनका मंसूबा सिर्फ बदला लेना था, लेकिन इन्होंने जब एक दिन कुलदीप की इल्म देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देते हुए वो पोस्टर देखा तो ये इस नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि अब कुलदीप को मार तो चुके ही हैं, क्यों ना कुछ पैसा भी हाथ आ जाए। तब इन्होंने ये प्लानिंग करी और इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। लेकिन सबसे मुख्य सवाल, अब पुलिस इन तीनों से पूछती है कि इन्होंने कुलदीप को मारा तो मारा क्यों। तो इसमें कुछ पुरानी रंजिशें निकल कर आती हैं। साल था 2020। मुकेश गब्बर सिंह के घर में किराएदार के तौर पर रहा करता था। उस वक्त वो अपनी बहन के साथ रहता था। उसकी बहन को देखने वाले कुछ लड़के वाले आए। अब जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि आसपास में लोगों से परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है, लड़की लड़के के बारे में पूछा जाता है। तो जब लड़के वाले ने मुकेश के बारे में पूछा तो गब्बर सिंह झूठ बोलते नहीं थे। गब्बर सिंह से जब बात हुई तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिसके चलते ये रिश्ता टूट गया। अब बहरहाल मुकेश वहाँ से चला गया, कुछ समय बीता, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुकेश की बहन ने आत्महत्या कर ली। अब मुकेश इस बात से सदमे में था और अब वो ये मानने लगा था कि हो ना हो आज उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है, उसका आदमी सिर्फ एक ही जिम्मेदार, और वो कौन? गब्बर सिंह। तो मुकेश का ये कारण था। और गब्बर सिंह के घर के बगल में रहता था कन्हैया। तो कन्हैया पे एक बार चोरी का इल्ज़ाम लगा। कन्हैया को लोगों ने जूते से मारा। गब्बर सिंह भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसे लगता था कि गब्बर सिंह चाहते तो उसे बचा सकते थे उस मार से। तो कन्हैया का ये कारण, आशु इनका दोस्त था तो इनके साथ बेमतलब हो लिया। अब इन तीनों की निशानदेही पे कुलदीप की लाश बरामद की गई। अब इसमें यह कहना कि पुलिस ने अच्छे से काम किया होता, जब उनके पास रिपोर्ट पहुंची 24 तारीख को, तो कुलदीप की जान बचा सकते थे, तो शायद गलत होगा। लेकिन एक बाप
जिसको पुलिस से मदद मिलनी चाहिए थी, जिसको प्रशासन का सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो इस कदर मजबूर हो गया कि उसे पुलिस का काम भी खुद ही करना पड़ा। और एक जासूस बनकर उस बाप ने अपने बेटे की गुमशुदगी की पहेली तो सुलझा ली, लेकिन अफसोस उसे बचा नहीं पाया। पिता हारकर बाजी हमेशा मुस्कुराया। शतरंज की उस जीत का खेल मुझे आज समझ आया। तो ये थी आज की अनपेक्षित, अनसुनी और एक दिल को झंझोड़ कर रख देने वाली कहानी। ये कहानी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ साझा करें कि वो भी सुरक्षित रहें, और ऐसे लोग जिनकी सोच छोटी है, न्यूनतम है, उनसे दूर रहें। इसमें आपका ही भला है। अब हमें इजाज़त दें। ऐसे ही आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे, आपके समक्ष आते रहेंगे अनसुनी, अनपेक्षित और कई ऐसी कहानियों के साथ जो आपकी और मेरी सोच से मीलों परे हैं। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद और जय हिंद।